हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत प्रयासरत रहता है कि आपके एग्जाम्स अच्छे होते रहें, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो। इसीलिए देखिए, हम मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें और आपके पास जब एक्चुअल में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आए तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। एक तो रिवीजन हमारा हो ही रहा है और साथ ही साथ हम पेपर के पैटर्न से भी हैबिचुअल हो रहे हैं। तो ये हमारा कोशिश रहती है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो हम इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। मिल तो रही है, लेकिन साथ ही साथ हमने इसको और ज़्यादा असरदार और आपके लिए आसान बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अभी कैटेगरीज कैसी हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बुक हो जाएगी मैग्नेट ब्रेन सैम्पल सोल्यूशन। फिर हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो हमारी एक बुक हो गई एनसीईआरटी सोल्यूशन। उसी तरीके से हमारी एक बुक हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। देखिए, इस तरीके से बुक्स आपके पास में है। सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक हिंदी कोर्स ए, एनसीईआरटी सोल्यूशन हिंदी कोर्स ए, हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं। फिर है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी कोर्स ए। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास अलग अलग बुक्स भी रेडी हैं। इनको प्राप्त करके भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जरूर से ज़रूर प्राप्त करिए। अभी बात आती है कि हम इसको प्राप्त कैसे करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है। उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। हमारा टीम मेंबर आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा। ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। तो चलिए अब पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आपने देख लिया कि हमारा है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये है पेपर नंबर 4। अभी तक हम 3 कर चुके हैं, अब आ गए हम 4 पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमारे पास पेपर आएगा तो क्या है, ध्यान रखना है, निर्धारित 3 घंटे हैं, पूरा मैक्सिमम अंक 80 है और ये हमारे पास कुछ निर्देश है। फटाफट निर्देश को पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा। का में वस्तुपरक और बहुविकल्पीय और खंड खा में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यानी का में हमारे पास में आपके ऑब्जेक्टिव हैं और खा में हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि टोटल क्वेश्चन है 17 और हमें सारे ही प्रश्न करने हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार देने हैं, हमें सीक्वेंस में सारे आंसर्स देने हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से सारे सीक्वेंस में ही हम करेंगे। खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर हमें देने, यानी खंड का में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, सारे ही एमसीक्यूज हैं। टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन है 49, लेकिन हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं। ये इंटरनल विकल्प दिए गए, मतलब इंटरनल हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिए गए हैं, उसी के निर्देशों का पालन करते हुए आप 40 प्रश्नों को करेंगे। खंड खा में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए। खंड खा में जो हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न है उसमें 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का, मतलब सारे प्रश्नों में जो निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर देने हैं। चलिए आते हैं, प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न संख्या 1 में आ रहा है अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके उत्तर देंगे। यहाँ पर ये गद्यांश आ रहा है हमारे पास 5 मार्क्स का, यानी कि इस गद्यांश में हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश को करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने कंसंट्रेशन के साथ आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उतनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्या है, चलिए देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि अकेला रहना एक बहुत बड़ी साधना है। जो लोग समाज या परिवार में रहते हैं वे इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होती है, अतः स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाना पड़ता है। ईसा ने कहा है, जो तुमसे सबसे बड़ा होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। समाज की प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि आप दूसरों के काम आएंगे तो समाज समय पड़ने पर दूसरे भी आपका साथ देंगे। अतः लोक सेवा से मनुष्य का यश पाने की आकांक्षा की भी पूर्ति होती है, मतलब दूसरों की सेवा करने से हमारी प्रसिद्धि होती है। ये जो हमारे अंदर एक रहता है ना, इच्छा रहती है, वो पूरी होती है। लोक सेवा के अनेक रूप हैं, जैसे देश सेवा, साहित्य सेवा आदि।
कोई भी रचनात्मक कार्य जिससे सार्वजनिक हित हो वो परोपकार हो है। रोग, मृत्यु, शोक, बाढ़, भूकंप, संकट, दरिद्रता, महामारी, उपद्रव आदि में कदम कदम पर सहानुभूति दर्शाने के अवसर विद्यमान हैं। सहानुभूति और परोपकार का अर्थ केवल दधीचि और गांधी जैसा बलिदान ही नहीं है, बल्कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य, मृदुता का व्यवहार, पड़ोसियों का सहायक बनने की चेष्टा, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति उदार होना, किसी को निर्धन ना मानना आदि भी सहानुभूति से जुड़े परोपकार के ही लक्षण हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि समाज में जो हम साथ रहते हैं उसमें सबसे बड़ा जो जरूरी होता है वो होता है परोपकार, सहयोगी। मतलब हम जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि इसको हम कैसे करें, इसमें जो है ना हम किसी भी तरीके से जिससे दूसरों का भला हो वो हम कार्य करते हैं, वो हमेशा परोपकार में ही आता है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि समाज के लिए उपयोगी किसे बनाना पड़ता है। अब किसे उपयोग, स्वयं को, समाज को, समय को, या ये सभी। तो किसको उपयोगी बनाना पड़ता है, वो है स्वयं को उपयोगी बनाना पड़ता है। हम किस तरीके से दूसरों की सेवा कर सकते हैं। लोक सेवा से मनुष्य की कौन सी आकांक्षा की पूर्ति होती है, यश पाने की, काम करने की, परोपकार की, या इनमें से। तो उसमें आकांक्षा कौन सी आकांक्षा है, वो है यश पाने की आकांक्षा, यानी कि प्रसिद्धि पाने की जो आकांक्षा होती है उसकी पूर्ति होती है। गद्यांश के आधार पर लोक सेवा के कौन से रूप हैं। अब लोक सेवा के दो रूप बताए थे, देश सेवा और साहित्य सेवा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, का और खा दोनों ही। तो यानी कि ऑप्शन सही कौन सा है, गा। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब इसके लिए बिल्कुल हमें सटीक शीर्षक को ढूंढना है। तो क्या होगा, सहानुभूति, परोपकार, निर्धनता और उपकार, लोक सेवा और साहित्य सेवा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा क्या होगा, ये वो है सहानुभूति और परोपकार। किस तरीके से हम समाज में सहानुभूति दे सकते हैं और परोपकार कर सकते हैं, ये हमारे पूरे गद्यांश का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर सहानुभूति से जुड़े परोपकार के क्या लक्षण हैं। अब आपको बताना है गद्यांश के आधार पर सहानुभूति से जुड़े परोपकार का जो लक्षण होता है वो है क्या है, दयालुता के छोटे छोटे कार्य, मृदुता का व्यवहार, पड़ोसियों का सहायक बनने की चेष्टा, या ये सभी। तो गद्यांश के हिसाब से हमने देखा कि ये सभी ही जो हैं वो लक्षण हैं। सहानुभूति के आधार पर परोपकार के लक्षण ये सभी बताए गए हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ये सभी। तो यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 1 खत्म हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास में क्या दिया है, हमारे पास दो अपठित पद्यांश दिए गए हैं। इन पद्यांशों में से हमें कोई एक पद्यांश करना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये है हमारा 5 मार्क्स का, यानी कि एक पद्यांश में 5 प्रश्न हमसे पूछे गए। तो जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। मगर हम यहाँ पर आपको दोनों ही सॉल्व करवाएंगे। क्या है देखिए, पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं क्या तुमसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब काहे सभी यह हाय विरुद्ध विमाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागी रानी, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो यहाँ पर हमने ये जो पद्यांश पढ़ा है, किस तरीके से कैकेयी जो है वो अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। अब इस पे आधारित हमारे पास प्रश्न जो है क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में अपने भावों की अभिव्यक्ति कौन कर रहा है। किसने अपने भावों की अभिव्यक्ति करी है, भरत, राम, कौशल्या या कैकेयी। तो किसने करी है, वो है कैकेयी ने करी है।
नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कैकेयी के कारण माता पुत्र से संबंधित कौन सी उक्ति उलट गई थी। कौन सी उक्ति उल्टी थी कि जो है पुत्र पुत्र ही है, माता कुमाता, ये वाली थी। तो यहाँ पर सही क्या होगा, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं। ये जो उक्ति थी ये अब पलट गई है, क्योंकि पुत्र पुत्र ही है मगर माता जो है वो कुमाता हो गई है। तो यहाँ पर सही क्या है हमारा, खा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश का मूल विषय किससे संबंधित है। ये हमने जो पूरा काव्यांश पढ़ा इसका मूल विषय क्या था, इसमें कैकेयी का जो है वो विलाप था, वो पश्चाताप था कि उसने इस तरीके से जो वचन मांगे उसके कारण कितना कुछ बिगड़ गया, बदल गया, ये सारे का उसे पश्चाताप था। तो क्या है, राम के वन आगमन पर कैकेयी की प्रसन्नता से है, कैकेयी के पश्चाताप से है, भरत के राज तिलक से है, या राम के वन आगमन से। तो किससे है, ये है कैकेयी के पश्चाताप से। नेक्स्ट है, रघुकुल में थी एक अभागिन नारी। पंक्ति में अभागिन नारी किसे कहा गया है, किसको बोला गया है, वो कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, या कोई नहीं। तो किसको बोला गया, वो बोला गया है कैकेयी को, क्योंकि उसने एक ऐसे कुल में ऐसे अच्छे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसके अपने कर्मों के कारण वो एक अभागिन बन गई कि पुत्र होते हुए भी आज पुत्र उससे बहुत दूर जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रभु राम के साथ मिलकर पूरी सभा ने रानी के साथ कैसा व्यवहार किया। प्रभु राम के साथ निंदा का, प्रशंसा का, पागल कहा या धन्यवाद कहा। तो सबने क्या कहा, बोला उसको धन्यवाद कहा, पूरी सभा ने उनको धन्यवाद कहा। कारण क्या था कि भाई उनकी वजह से ही जो है राम के सही स्वरूप, मतलब मुश्किल भी आ जाए तो भी जो है सभी उनको क्या कहते हैं, हमें हारना नहीं चाहिए, ये हमने राम के रूप में वहां पर देखा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट काव्यांश पे। इंद्र देवता कोटर में तोते से आकर यूं बोले, सब पक्षी उड़ गए यहाँ से तुमने पंख न खोले, रहने लायक हरे वृक्ष देखे हैं कितने इस वन में, सूख गया वट वृक्ष गिरेगा सोच रहे हो क्या मन में। तोता बोला, इंद्रदेव मैंने कोटर में जन्म लिया, वट के फल खाए, इसने रक्षा की सम्मान दिया, सुख संपत्ति के साथ ही विपदा आए करे किनारा। देवराज अब स्वयं बताओ क्या कर्तव्य हमारा। इंद्र हुए खुश बोले, प्रिय जो मांगो वर वरदान मिले। तोता बोला, देव कृपा से हरा भरा यह ठूठ खिले। तथास्तु कहकर देवज फिर दिए न कहीं दिखाई, हरा भरा वट वृक्ष हुआ फिर हरियाली लौट आई। जननी जन्मभूमि की खातिर कितना मन बलिदानी, मन प्राणों में जगी रहे तोते की यह अमर कहानी। तो यहाँ पर इस काव्यांश में हमने देखा कि जो हम जहाँ पर हम रहते हैं, जहां हमें सब कुछ प्राप्त होता है, अगर उस पर विपत्ति आती है तो हमें उसे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये तोते और वट वृक्ष के माध्यम से हमें जो है बताया गया है कि हमें हमेशा जो हमारे ऊपर कृपा करता है हमें उसके पीछे के लिए हमेशा वफादार रहना चाहिए। तो वट वृक्ष के सूख जाने पर भी तोता जो है इस वट वृक्ष को छोड़ के नहीं जाता। सभी पशु पक्षी सभी उसको छोड़ के चले जाते हैं मगर नहीं जाता। तब इंद्रदेव आते हैं कि भाई तुम छोड़कर क्यों नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर तो इसने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं इसके ऊपर मुसीबत आई तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊं। तो इस बात से जो है इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और तोते से बोलते हैं कि तुम वरदान मांगो। तोता वरदान मांगता है तो उसे क्या वरदान, वो वरदान मांगता है कि जो है ये वट वृक्ष का जो ठूठ है जो अब सूख चुका है ये हरियाली से भर जाए। और इंद्रदेव उसे तथास्तु कहकर गायब हो जाते हैं और वो पूरा वट वृक्ष हरियाली से लहलहाने लगता है। तो ये कहानी हमें बहुत सीख देती है कि जो हमारे साथ रहते हैं उनके ऊपर मुसीबत आने पर, विपत्ति आने पर हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए, उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो अब इस पर हमारे पास प्रश्न है, तोता कहाँ रहता था, कोटर में, हरे भरे वृक्ष में, वट वृक्ष में या जंगल में। तो कहां पर वो रहता था, वो था वट वृक्ष में रहता था। नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि वट वृक्ष के सभी पक्षी क्यों उड़ गए थे। क्यों, क्योंकि वट वृक्ष सूख गया था। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, का, क्योंकि वट वृक्ष सूख गया था। तोते ने देवराज इंद्र से क्या वरदान माना, वट वृक्ष की हरियाली का वरदान मांगा था। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, का, वट वृक्ष की हरियाली को मांगा था। 4 है, प्रस्तुत काव्यांश में तोता किसका प्रतीक है, सुविधा भोगी मनुष्य का, देशभक्त मनुष्य का, सभी पक्षियों का या सभी। तो यहाँ पर किसका बताया गया है, वो प्रतीक बताया गया है देशभक्त मनुष्य का।
यानी कि हम अब जहाँ पर जन्म लेते हैं, जहाँ की भूमि पर पलते हैं, उस पर कभी मुसीबत आए तो हमें छोड़कर नहीं भागना है, उसकी रक्षा हमें करनी है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने तोते के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है? क्या संदेश दे रहे हैं वो? जन्मभूमि के प्रति आत्मसमर्पण का, वृक्ष के प्रति आत्मसमर्पण का, हरियाली की लालसा का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? वो है हमारी जन्मभूमि के प्रति आत्मसमर्पण का। जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोषा, उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब इसके साथ हमारा क्या हुआ? प्रश्न संख्या 2 खत्म हुए। मतलब हमने दोनों ही काव्यांश फटाफट कर लिए। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 3 से हमारा व्याकरण शुरू होता है। यहां पर हमसे क्या पूछा गया? निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 में से हमें सिर्फ 4 के उत्तर देने हैं। टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये हमारा होगा 4 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच। चलिए करते हैं। ऐसा व्यवहार ना करो कि हमें आपको रोकना पड़े। वाक्य का प्रकार बताइए। अब क्या है? ऐसा व्यवहार ना करो। पहला ही वाक्य हमें पढ़कर क्या लग रहा है कि ये अभी अपूर्ण है। कैसा व्यवहार? तो यहां पर ये सीधे सीधे क्या हो गया? हमारा मिश्र वाक्य होगा। सही क्या है? क्योंकि हमें सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर, ऐसा व्यवहार ना करो। तो अब इस वाक्य को अगर हम पढ़ते तो हमें क्या लगती है? अपूर्णता की, मतलब इसके आगे भी सेंटेंस है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो इस कंडीशन में जहां पर पहला वाक्य अपूर्ण होता है और उसका अर्थ हमें पूरी तरह जब तक नहीं पता चलता, जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं पढ़ते, तो वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं। मैंने एक बहुत गोरे व्यक्ति को देखा। मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो अब आप अगर सबसे पहले वाक्य क्या है? ये एक सरल वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में करना है। ऑप्शन नीचे दिया है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत गोरा था। ये मुझे लग रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं। मेरे द्वारा एक व्यक्ति देखा गया जो बहुत गोरा था। अब यहाँ पे ये भी मिश्र वाक्य में है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से शुद्धि में नहीं है। सही हमें यही लग रहा है। आगे आते, मुझसे एक व्यक्ति देखा गया जो गोरा। अब देखिए, तीनों ही वाक्य मिश्र वाक्य के हैं, लेकिन अब इन तीनों में सबसे सही और सटीक वाक्य जो है वो है का। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बहुत गोरा था। नेक्स्ट आते हैं। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। अब ये 2 वाक्य हैं और इन्हें हमें क्या करना है? एक में जोड़ना है। तो क्या है इसमें? हम देखेंगे जैसे ही सबने सुना वैसे ही। अब ये हमारा मिश्र वाक्य है, इसको हम कट कर देंगे, ये हमारा नहीं है। दूसरा आते, सुनते ही सभी हताश होकर झुंझलाने लगे। ये हमें सही लग रहा है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। जब सब सुनते हैं तो नहीं, ये भी नहीं है, गलत है, क्योंकि इसमें व्याधिकरण अव्यय लगा हुआ है। तो सही हमारा क्या आ रहा है? खा। सुनते ही सभी हताश होकर झुंझलाने लगे, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य हमें छांटना है। हमारे पास 3 वाक्य हैं, तीनों में हमें छांटना है, और कोई भी नहीं होगा तो हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? शहर में बाढ़ आई और तबाही मच गई। तो ये संयुक्त वाक्य लग रहा है हमें, तब भी ये हमें सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बाढ़ आई वैसे ही। अब जैसे ही वैसे से क्या हो जाता है? ये तो मिश्र वाक्य हो जाता है, संयुक्त नहीं है, हमने कट कर दिया। जब बाढ़ आती है तब तबाही मचती है, तो ये भी एक मिश्र वाक्य। तो सही हमारा पहला वाला हो गया। शहर में बाढ़ आई और तबाही मच गई, ये एकदम सही संयुक्त वाक्य है। नंबर 5 है। मां ने कहा शाम को जल्दी घर आ जाना। रेखांकित उपवाक्य का उपभेद होगा। अब ये कौन सा उपभेद है? आश्रित उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। तो देखिए, ये ना विशेषण है ना संज्ञा है, दोनों नहीं है। तो अब यहां पर हम क्या आ जाएंगे? या विशेषण है या प्रधान है। तो यहाँ प्रधान उपवाक्य है, मां ने कहा। सही हमारा क्या है? आश्रित। मां ने जो चीज कही वो हमारी क्या है? आश्रित उपवाक्य में आ जाएगी। तो सही ऑप्शन है आश्रित उपवाक्य। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या है? हमें निर्देशानुसार 5 प्रश्न पूछे गए हैं, टॉपिक है वाच्य, लेकिन हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं, और ये है हमारे 4 मार्क्स के। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह दिन में कार्य नहीं करता।
अब क्या है, वह दिन कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। वह दिन में कार्य नहीं करता, हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। उसके द्वारा दिन में कार्य नहीं किया जाता, वह दिन में कार्य नहीं करेगा, वह दिन में कार्य कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में हम क्या करते हैं, कर्म पे डिपेंड करते हैं और इसकी पहचान है हम द्वारा या से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला वाला वाक्य, उसके द्वारा दिन में काम नहीं किया जाता, ये कर्मवाच्य का सही उदाहरण है। नेक्स्ट है, राधा के द्वारा बच्चों को भोजन दिया गया। अब क्या है, राधा के द्वारा बच्चों को भोजन दिया गया, कर्तवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो सिंपल यहां पर हम देखेंगे राधा ने बच्चों को भोजन दिया, ये हमें कर्तवाच्य लग रहा है। राधा से बच्चों को भोजन दिया गया, नहीं ये नहीं है, से हमारा कर्मवाच्य में आता है। राधा बच्चों को भोजन दे सकती है, नहीं ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन है राधा ने बच्चों को भोजन दिया, ये हमारा कर्तवाच्य है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य वाला वाक्य। अब भाववाच्य वाले वाक्य को हमें समझना है। सबसे पहले पहली बात है, जो हमारी क्रिया है वो भाव पर डिपेंड रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसके द्वारा चुपचाप नहीं बैठा जाता, उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, वह चुपचाप नहीं बैठ पाएगा। तो यहां पर जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर खा, उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता। देखिए हम यहाँ पर ये भी भाववाच्य का सही बता रहा है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यहाँ द्वारा लगा के उसे थोड़ा बहुत तक कर्मवाच्य के साथ मिला दिया। लेकिन जब उसके ऑप्शन में हम इसको देख रहे हैं तो ये हमें एकदम सटीक वाक्य लग रहा है भाववाच्य के लिए, ठीक है। ये तो हमारा है ही नहीं पाएगा, तो ये तो हमें देना ही नहीं है, उसमें पूरी तरह वो बता दिया गया है, बदल गई है बात ही। तो यहाँ पर उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, ये भाववाच्य का एकदम सही वाक्य है। आपको इस तरीके से उलझाने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा जब भी आप करिए कि बहुत सिमिलर आपके सामने ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही ढूंढना है। तो अब आपको देखना होगा कि वाक्य की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य बन रहा होगा उसी को आपको टिक करना है। तो यही चीज हमने यहां पर करी है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने खाना खाया, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। अब मैंने खाना खाया, सिंपल ये क्या है, ये एक कर्तवाच्य है, और जब हम कर्मवाच्य में करते हैं तो क्रिया को कर्म पर डिपेंड कर देते हैं और वहां पे द्वारा या से लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या, मेरे द्वारा खाना खाया गया, ये एकदम सटीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेरे से खाना खाया गया। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्मवाच्य के दोनों ही उदाहरण लगाए गए हैं, द्वारा और से। लेकिन जब हम यहाँ पर वाक्य की शुद्धि की बात करते हैं तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है, जबकि ये अशुद्ध आ रहा है। क्यों, पढ़ो इसको, मेरे से खाना खाया जा रहा है। आप जब हिंदी में देखेंगे तो वाक्यों की शुद्धिकरण ये हमारा सही नहीं इस्तेमाल किया गया, ये एकदम सही है, मेरे द्वारा खाना खाया गया। मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पे तो है ही नहीं कर्मवाच्य का कोई चीज, कोई उदाहरण, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो सही हमारा क्या है, का, मेरे द्वारा खाना खाया गया, ये कर्मवाच्य का एकदम सही उदाहरण है। नंबर 5 अब आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य वाला वाक्य नहीं है। अब आपको ढूंढना है जो कर्मवाच्य का वाक्य है ही नहीं। तो कर्मवाच्य की पहचान आपको पता है, आप उससे ढूंढ सकते हो, क्रिया से ढूंढ सकते हो, दो ही ऑप्शन है जिससे आप ढूंढ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया, अब ये हमको लग रहा है ये है। आगे बढ़ते हैं, कवि द्वारा एक कविता सुनाई गई, ये भी सही है, ये भी एक कर्मवाच्य है। संगीता द्वारा एक मनमोहक चित्र बनाया जाता है, ये भी एक कर्मवाच्य है। नेक्स्ट आते हैं, बिहारी ने श्रृंगार परक दोहे लिखे। अब ये हमारा कर्तवाच्य, क्योंकि ये कर्ता कारक की पहचान है और क्रिया हमारा कर्ता पे डिपेंड है, तो इसलिए ये एक कर्तवाच्य है, यहां पर ये कर्मवाच्य नहीं है। तो सही ऑप्शन है हमारा घा, बाकी सभी हमारे कर्मवाच्य। देखिए कर्मवाच्य का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है द्वारा, द्वारा, द्वारा। तो अगर यहाँ से भी होता तो भी हमारे इससे वाक्य बन सकते थे, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर आपने कारक दूसरा इस्तेमाल कर दिया। कर्ता कारक का कारक होता है ने, इसलिए यहाँ पर ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है। तो इसको हमने टिक कर दिया। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा आधारित है पद परिचय। व्याकरण का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पद परिचय। तो पद परिचय पर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं और ये 4 मार्क्स के हैं, ठीक है, 1 मार्क्स ईच। चलिए फटाफट करते हैं।
तो हमने अभी तक आपको बता दिया है कि जब पद परिचय का आता है तो हमें गलत ऑप्शंस पहले टिक कर अलग हटा देने पड़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पर दिया है, हम देश पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। हो जाते, अब हो जाते हमारी क्या है, क्रिया है। अब ये सकर्मक है कि अकर्मक है, इसको पता करने का तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रश्न करिए, अगर आपको उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक है। तो हमने क्या बोला, आप कहां पर न्यौछावर हो जाते हैं, किस पे न्यौछावर हो जाते हैं, तो हमें इस पे उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। तो बाकी ऑप्शन हम कट कर देंगे। यहाँ अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इन दोनों ऑप्शन को हमने पहले ही हटा दिया। अब हमने सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के ऑप्शन को रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, देखना है, हम देश पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाते। तो अब हमें ये नहीं पता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पुल्लिंग पुल्लिंग यहाँ पर दोनों में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, दोनों में बहुवचन है। कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य, अब आपको वाच्य से आपको उलझा दिया है। अब यहाँ पर हम हो जाते हैं, क्रिया किस पर डिपेंड है, कर्ता पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड हो रही है, हम पर डिपेंड हो रही है। तो इसलिए ये क्या है, एक कर्तवाच्य है, कर्ता पर हो रही है, कर्म नहीं है यहां पर कहीं पे भी। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्तवाच्य हो गया। तो सही ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्तवाच्य, ये हमारा एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजनी मधुर गीत गाती है। अंडरलाइन वर्ड है मधुर। अब मधुर क्या है, मधुर किससे संबंधित है, मधुर एक अव्यय शब्द है आ रहा है, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। पहले बताइए अव्यय है कि क्या है, क्या ये बदल सकता है, नहीं बदल सकता, ये बदल सकता है। और मधुर किससे संबंधित है, क्या चीज मधुर है, मधुर है गीत। गीत क्या है, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। तो ये हमें समझ में आ गया, मधुर क्या है, एक विशेषण है, क्लियर हो गया। अब विशेषण का कौन सा भेद है, अब मधुर क्या चीज है, ये गीत की विशेषता बता रहा है, अच्छाई बता रहा है। तो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो ये हो गया एक गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उन्हें कट कर दीजिए। क्या है देखिए, गुणवाचक, गुणवाचक, इसके बाद सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को हम कट कर देते। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे, गुणवाचक विशेषण। अब क्या है, रजनी मधुर गीत गाती है। अब गीत क्या होता है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब गीत गा रही है तो जाहिर सी बात है ये किससे संबंधित है, स्त्रीलिंग से। तो हमने इस पे टिक किया, एक वचन है, विशेष्य है गीत। तो सही ऑप्शन हमारा क्या आ गया, का आ गया। यहां पर लड़की गा रही है तो इसलिए पुल्लिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। निरंतर शब्द, निरंतर शब्द एक अव्यय है, ठीक है, पहली चीज तो आप जान लो कि अव्यय है। अब निरंतर किससे है, लगातार काम करना चीज से है। तो ये क्या है, क्रिया से संबंधित है। ये क्या हो गया, अव्यय क्या हो गया, एक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब ये निरंतर क्या चीज बता रहा है, हमको समय बता रहा है। क्या बता रहा है, समय। तो ये एक क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अलावा जो ऑप्शन है सब कट कर दीजिए। अब कालवाचक, कालवाचक 3 है, तो मतलब एक ही ऑप्शन हम कट कर पाए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब किससे संबंधित है, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो निरंतर कार्य करने से संबंधित है। तो सिंपल हमारा ये क्या हो गया, ये एक कर्ता कारक है, कर्ता से संबंधित है। तो सही हमारा ये ऑप्शन है, बाकी हमने कट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नित्य ऑफिस जाता है। तो अंडरलाइन वर्ड हमारे पास में क्या है, नित्य। तो अब नित्य है क्या चीज, समझे। नित्य किससे कनेक्टेड है, वो है जाता है, जाने से कनेक्टेड है ना, रोज जाता है। नित्य मतलब होता है रोज। तो किससे हुआ, वो क्रिया से संबंधित है। तो अब किसके बारे में बता रहा है, क्रिया। तो ये हो गया एक क्रिया विशेषण, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये क्रिया विशेषण है। अब नित्य मतलब है रोज, यानी कि वो एक तरीके से समय को बता रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके अलावा जो ऑप्शन है उन्हें आप कट कर दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्थानवाचक एक है, तो हमने इसे कट कर दिया। उपरोक्त सभी हम इसको भी कट कर रहे हैं। अब आते हैं, मेरे पास दो हैं, एक है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्या है, वह नित्य ऑफिस जाता है। अब क्रिया किस में है, जाता, पुल्लिंग में है ना। तो हमारी क्रिया विशेषण भी पुल्लिंग में ही रहेगी। तो यहाँ पर एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। तो सिंपल ये हमारा कट गया, बचा क्या, ये पुल्लिंग एक वचन जाता क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो सही हमारा क्या है, पहला वाला।
तो हमेशा स्टेप में जब भी पद परिचय आए इस तरीके से स्टेप में ही इसको सॉल्व करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोहन सिंह प्रतिदिन पढ़ता है, अंडरलाइन वर्ड है मोहन सिंह। अब मोहन सिंह क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा होती है, ये हम सभी को पता है। अब चूंकि ये नाम है तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अलावा जो ऑप्शन है उन्हें आप हटा दो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो हमने जातिवाचक, जातिवाचक कट कर दिए, हमारे पास 2 ये व्यक्तिवाचक बचे हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, दोनों में सही है। अब ये भी हम नहीं कर, एक वचन सही, कर्ता कारक, कर्म कारक। अब यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कारक में फर्क है। अब मोहन सिंह कौन है? इस पूरे वाक्य में एक कर्ता है। क्यों? क्योंकि वो काम को कर रहा है। मोहन सिंह प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पर ये क्या है? कर्ता कारक है। तो सही ऑप्शन हमारा हो गया ये। देखिए सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, एकदम सही है। चलिए, अब पद परिचय के भी हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में हमारा जो नेक्स्ट व्याकरण का टॉपिक आया है अलंकार, इसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न करने हैं, 4 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम जो पढ़ते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। अब अगर आपने अलंकार ठीक से पढ़ा है तो आपको पहचान इस वाक्य में ही दिख गई होगी। अगर तब भी नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, तो यहाँ पर बच्ची को किसके समान कोमल बताया जा रहा है? फूल के समान कोमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? फूल के समान उसकी उपमा, फूल की उपमा दी गई है। यहाँ पर उसको बताया जा रहा है इतनी कोमल है वो। और दूसरा, उपमा अलंकार में हमने आपको पहचान बताई है, सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सी आया हुआ है, तो सिंपल ये क्या हो गया? हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिए, सामने दिख जाएगा, बरसत का बा, बारिश का बा, बूंदन का बा। यहाँ पर बा वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, कहे कबीर बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी। अब यहाँ पर देखिए, एक ही शब्द बेनी और बेनी 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। पहला बेनी यानी कि ये हमारा पहला बेनी है और ये हमारा दूसरा बेनी है। तो पहले बेनी का तात्पर्य है हमारे कवि राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, यहाँ पर कहे कवि बेनी यानी कि कवि राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं। बेनी बयाल की चुराए लेनी यानी कि बयाल अर्थात बिल्ली की जो है वो पूंछ चुरा ली गई है। दूसरी बेनी का तात्पर्य है पूंछ से। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, हर्षाया ताल लाया पानी पानी परात भरकर। तो अब यहाँ पर हर्षाया ताल यानी कि ताल जो है वो बहुत प्रसन्न होकर परात में पानी भर के लाया। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी भर के लाना और खुश होने का कार्य एक मानव द्वारा संपन्न किया जाता है, जबकि तालाब एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक उपादान की वस्तु है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्राकृतिक उपादान का मानव प्रक्रिया से जो है वो तुलना की गई है। तो सही हमारा क्या है? मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, सिरफट गया उसका वही मानो अरुण रंग सा रंग का घड़ा। तो अब यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई, अगर आपने अलंकार पढ़े हैं तो सामने आपके लिखा हुआ है मानो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ध्यान दीजिए, सिर फट गया उसका, वहीं पे उसका सिर जो है उस जगह फट गया, जैसे मान लो लाल रंग से भरा गढ़ा जो है वो फूट गया। अब यहाँ पर मानो यानी कि आपको सपोज करने के लिए बोला जा रहा है, आप ऐसा सोच लो कि ऐसा हुआ है।
तो यहाँ जहाँ पर आपसे सपोज करने मानो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कौन से अलंकार में किया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए हमने कुछ शब्द भी आपको बताए थे, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों जैसे शब्दों को बताया गया था। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास में हमारा जो है आ रहा है वो पठित गद्यांश है। हमारी जो पुस्तक है, हमारी ये क्षितिज, उसकी बुक से जितना भी हमारे जो गद्य खंड है उसमें हमारे पास में जो पठित गद्यांश है उसमें से प्रश्न आया है। ठीक, उसमें से एक गद्यांश है, उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देंगे। यह होगा हमारा 5 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। तो क्या है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो 2 साल तक जाते रहे, अलग अलग तरह के चश्मे देखते रहे, मगर एक बार देखा कि चश्मा नहीं है। अब वो किससे पूछते, सारी दुकानें बंद थी। दूसरी बार गए तब भी दुकानें बंद थी, तो वो पूछने का कोई जरिया उनको मिल नहीं रहा था कि चश्मा क्यों नहीं है। अब इस गद्यांश पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे। किसकी मूर्ति को देखते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते थे। तो सही क्या है? नेताजी की मूर्ति को। नेक्स्ट आते हैं, मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? कौतुक और प्रफुल्लता के, आश्चर्य और चिंतन के, दुविधा और संशय के, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे भाव उठते थे? वो थे कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि नेताजी की मूर्ति पर कैसे चश्मे होते थे? कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, ये सभी। तो हमने देखा क्या था, इन सभी तरह के चश्मे होते थे, तो यहां हम क्या लगाएंगे? ये सभी। नेक्स्ट है, हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? किस लिए ये सारे भाव उठ के उनके आते थे बाहर? बदलते चश्मों को देखकर, मूर्ति को देखकर, कैप्टन को देखकर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भाव आते थे उनके मन में बदलते चश्मों को देखकर, क्योंकि प्रतिदिन जो है वो चश्मे बदलते जाते थे। तो ये उनके लिए बहुत ही क्या होता था? प्रफुल्लता की बात होती थी और कौतुक, कि जानना चाहते थे कि ये कैसे बदलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक का नाम भी बताइए। तो अब आपको ये पाठ पता है क्या है? नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। तो सही हमारा यहाँ पर देखिए क्या होगा? नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, ये हमारा एकदम सही है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। अब गद्य पाठों के जितने भी हमारे गद्य के पाठ हैं उनमें से हमारे पास 2 प्रश्न रखे गए हैं, दोनों ही हमें करने हैं, 2 मार्क्स का है ये। अब क्या है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भगत ने पतोहू को क्या आदेश दिया था? जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, किसके श्राद्ध की? बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उसके बाद उन्होंने पतोहू को क्या आदेश दिया था? उनके भाई को बुलाया था और भाई को बुला के बोला था इसका दूसरा विवाह कर दो, यही तो आदेश दिया था ना। तो देखते हैं क्या है, दूसरा विवाह करने की, उनकी सेवा करने की, सामाजिक सेवा करने की, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आदेश दिया था? वो था दूसरा विवाह करने की। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि किस लेखक ने मूर्ति के बनने में होने वाली देरी की किस पर कटाक्ष किया है? अब लेखक ने यहाँ पर बताया कि मूर्ति देरी से बनेगी, इस पर उन्होंने कुछ कटाक्ष किए थे। अब वो कटाक्ष ही हमें निकालने, वो किस पे किए थे? शासन व्यवस्था पर, कैप्टन पर, पान वाले पर, इनमें नहीं। तो वो उन्होंने किया था शासन व्यवस्था पे, कि मतलब देर ना हो जाए इसलिए जल्दी बनाने के चक्कर में वो क्या हुआ था? चश्मा भी वो बनना रह गया था। तो ये सारा कटाक्ष किस पर था? शासन व्यवस्था पर। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 पे हमारे पास में हमारी क्षितिज बुक के काव्य खंड का
जितने भी अध्याय हैं उनमें से एक कविता का अंश हमारे सामने यहाँ रखा जाएगा, उनको हम पढ़ेंगे और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और ये है हमारा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर क्या है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये हमारी उत्साह कविता से लिया गया है, तो हमने इसको पढ़ लिया। अब इसके आगे हमारे पास में देखिए क्या है प्रश्न, कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है, बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का, ये सभी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, बरसने का आग्रह किया है। कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छुपा है, बिजली की कड़क, पानी, रहस्य या काली घटा। तो कवि के अनुसार क्या है, वो है बिजली की कड़क। कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है, केशों के, आसमान के, वर्षा के या इनमें से कोई नहीं। तो ये इन्होंने बताया है केशों के समान सुंदर। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। उन्होंने बादलों की तुलना किससे की है, कवि से, वर्षा से, सृष्टि से या ये सभी से। तो उन्होंने निराला ने बादलों की जो तुलना करी है वो कर रहे हैं कवि से। अर्थात जैसे कवि के मन में नए नए जो विचार उठते हैं उसी तरीके से तुम भी घुमड़ घुमड़ कर बाहर आ रहे हो। कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए, अर्थात जैसे नूतन कविता कवि में से निकलती है वैसे ही आ रहे हैं बादल। तो क्या है, नूतन कविता किस तरीके से होनी चाहिए, संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, संपूर्ण संसार को नीरवता से भर देने वाली, संपूर्ण संसार का अंत कर देने वाली या इनमें से कोई नहीं। तो नूतन कविता होनी चाहिए संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, क्योंकि उन्होंने ये कविता लिखी ही है क्रांति के लिए, अर्थात बदलाव के लिए। जो ग्रीष्म ऋतु के बाद में जो वर्षा ऋतु आती है वो जहाँ प्रकृति में बदलाव करती है, उसी तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली हमें समझाया है कि जब कोई चीज़ व्याप्त हो जाती है, बुराई व्याप्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं से क्रांति के स्वर उठते जरूर हैं और बदलाव ज़रूर आता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे। हमारे खंड का जो है ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास में काव्य खंड के सभी जो जितने भी अध्याय हैं उनमें से सिर्फ 2 प्रश्न रखे गए हैं, दोनों हमें करने हैं, 2 मार्क्स का है। क्या दिया गया है, हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है। यहाँ पर क्या बताया है, हाथों के स्पर्श की महिमा, फसल क्या है, हाथों के स्पर्श की महिमा। तो इसके पीछे का भाव क्या है, क्या भाव है देखते हैं। हाथों के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होती है, किसानों के हाथों का पसीना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है, फसल सामूहिक परिश्रम का फल है या सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सही है वो है फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। हाथों की महिमा यानी कि किसी एक का नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर परिश्रम करते हैं तभी ये संभव होता है। तो सामूहिकता का भाव ये प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने कृष्ण भक्ति का महत्व बताने के लिए किन प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो उन्होंने प्रेम भक्ति को बताने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब इसमें से क्या हमारे पास ऑप्शन दिया गया, देखिए, प्रेम नदी, ठीक है, गुड़, हारिल की लकड़ी, तो ये तीनों ही दिए थे, है ना। प्रेम नदी बताई थी कृष्ण की नदी जिसमें उद्धव ने अपने पैर नहीं डाले। दूसरा गुड़ बताया था प्रेम को और गोपियों ने अपने आप को चींटियां बताई थी। दूसरा हारिल लकड़ी, हारिल की लकड़ी यानी कि हारिल पक्षी गोपियों ने अपने आप को बताया था और हारिल की लकड़ी किसको बताया था, कृष्ण को बताया था। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी जो प्रतीकों का प्रयोग गोपियों ने किया है प्रेम के उसके श्री कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए। चलिए अब हम आते हैं अपने खंड खा पे। खंड खा में क्या है देखिए, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। यहाँ पर हमारी क्षितिज बुक के जो है अध्याय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो 4 प्रश्न हैं, 4 में से सिर्फ आपको 3 प्रश्न करने हैं और सिर्फ जो आपको 25 to 30 वर्ड्स करने। वर्ड हम हमेशा हाईलाइट करते हैं, इन पे आपको बहुत फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा कितना, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स के ये प्रश्न हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इस पंक्ति में निहित व्यंग आपको बताना है। इसमें ये व्यंग क्या है? भाई खीरे जैसा एक छोटा सा कार्य करने से कोई नवाब साहब थक गए, तो ये व्यंग क्या था? मतलब ये उनकी नवाबी को दर्शा रहा था, है ना। एक सामंतवादी साम्राज्य की जो सामंती लोग होते हैं ना, उनकी जो है आलस को दर्शा रहा था। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने नवाब साहब पर यह व्यंग किया है कि नवाब साहब ने पूरे जोर शोर से खीरों को धोया, काटा, झाग निकाला, फाक बनाकर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च बुरकी, परंतु झूठी शान में आकर फाकों को मात्र सूंघ कर ही फेंक दिया और फिर पेट भर जाने की कृत्रिम अभिनय करने लगे। डकार आ रही थी ना, तो वो क्या था? पेट भर जाने का कृत्रिम अभिनय था। इन सब वास्तविक शारीरिक श्रम एवं काल्पनिक स्वाद के बाद नवाब साहब मानसिक रूप से संतुष्ट दिखाई देने की कोशिश करने लगे। मतलब अब यहाँ पर उन्होंने एक उनका था ना कि अपनी नाक ऊंची करने की बात थी, तो ये अपनी नाक ऊंची करके अब लेट गए थे और वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके संतुष्ट थे और वो लेट गए थे। ये उनके ऊपर व्यंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मनु भंडारी के मन में राष्ट्रीय भावना जगाने में पिता की क्या भूमिका थी? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उनके पिता की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो कुछ गतिविधियां होती थी उसका जो है उनके घर में गोष्ठियां होती थी जिसमें वो अपनी पुत्री को शामिल होने के लिए बोलते थे, उनसे इस बारे में वार्तालाप होती थी। तो काफ़ी हद तक इसका जो भूमिका पिताजी ने इसमें निभाई है। क्या है? लेखिका मनु भंडारी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में उनके पिता की मुख्य भूमिका रही है। उनके घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े और बहसें होती थी। जब लेखिका चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो उनके पिता उसे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि लेखिका वहां बैठकर सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। उस समय देश में नित नई नई घटनाएं घट रही थी। इस प्रकार लेखिका ने घर पर रहकर ही देश के राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करना आरंभ कर दिया था। तो यहाँ पर क्या है, घर पे ही रहकर उन पार्टियों में जो कुछ बहसें होती थी वो अपने देश की परिस्थिति के बारे में जानते थी और इससे धीरे धीरे उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना पनपती गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके पिताजी ने इस भावना को पनपने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। नेक्स्ट है, सोधारण सिद्ध कीजिए कि बिस्मिल्लाह खां रियाजी व स्वादी दोनों थे। अब आपको यहाँ पर उदाहरण देना है कि वो रियाजी भी थे और स्वादी भी थे। रियाजी मतलब वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते थे और स्वादी थे क्योंकि उनको कुलसुम की कचौड़ी के बारे में जो बात कही गई थी तो वो स्वाद भी उन्हें बड़ा पसंद था। तो ये दोनों चीज़ें आपको उदाहरण के साथ यहाँ पर स्पष्ट करनी है। देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खां रियाजी और स्वादी दोनों थे। वह रोज़ बालाजी के मंदिर में रियाज करने जाते थे और उसी का नतीजा था कि वे आगे चलकर विश्वविख्यात शहनाई वादक बने। खां साहब जब फिल्म देखने जाते तो कुलसुम की देसी घी वाली दुकान की संगीतमय कचौड़ियाँ खाना नहीं भूलते थे। कचौड़ियों के तलने की आवाज़ उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे और उन्हें मलाई, बर्फ़ व जलेबी खाना भी खूब पसंद था। तो किस तरीके से उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद थी, इसके वो बहुत शौकीन थे। तो जहाँ तक वो रियाज करने के बहुत ही पर्टिकुलर थे, तो वहाँ पर हर एक चीज़ को खाने के लिए भी वो बहुत शौकीन थे, ख़ास तौर से कुलसुम की देसी घी की कचौड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मानव को जो योग्यता उससे विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो यहाँ पर ये हमारे पाठ संस्कृति से लिया गया है। क्या था कि भाई हम बहुत सारे आविष्कार करते हैं। इन आविष्कारों में बहुत से आविष्कार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अगर इस्तेमाल कर लिए जाएं तो वो मानव सभ्यता को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ भी। तो अब आप इसे क्या कहेंगे, संस्कृति या असंस्कृति? इस पे आपको अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं। मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। अब संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए, पूरी सभ्यता की भलाई के लिए, तो इसलिए संस्कृति कहलाया। अब क्या है, जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाता है।
क्यों? क्योंकि तब तो ये बुरा हो गया, तो ये क्या हो जाता है? असंस्कृति। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। जैसे अब बताया गया है ना कि जो व्यक्ति आविष्कार करता है, आविष्कार कारक है, वो संस्कृत है और उसका किया गया कार्य संस्कृति कहलाता है। लेकिन अब उसके पीछे छिपी भावना ही उसको संस्कृति या असंस्कृति बनाता है। अगर अच्छी भावना से है तो संस्कृति है, और बुरी भावना से है तो वो असंस्कृति कहलाती है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पे। पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने। अब हमारे काव्य खंड से यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें 25 में से 30 शब्दों के में इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा हमारा 2 मार्क्स का, तो टोटल हमारे ये प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 6 मार्क्स का। ठीक है, 3 प्रश्न करने हैं 4 में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। परशुराम के वक्तव्य में असमानता और विरोधाभास किस प्रकार प्रकट होता है? अब यहाँ पर परशुराम जी जो हैं बहुत गुस्से में सभा में आए थे, तो वो बहुत सारी बातों को बोल रहे थे। वक्तव्य मतलब बहुत सारी बातें जो उन्होंने बोली हैं, उसमें असमानता और विरोधाभास दोनों ही भाव थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उनके 1-2 जो वक्तव्य हैं उनका उदाहरण देकर हम इस विरोधाभास को व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोध दिखाते हुए कहा कि वह उसका वध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वह एक बालक है, उसका वध करने से उनकी वीरता कलंकित होगी। मतलब एक बालक का अगर वो वध करेंगे, भाई जाहिर सी बात है एक वीर व्यक्ति है अगर बच्चे को मारता है तो जाहिर सी बात है वो वीर नहीं है, वो कायर ही व्यक्ति कहलाएगा। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि मैं इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुम एक बच्चे हो, और तुम्हें अगर मैं मारूंगा तो मेरी वीरता कलंकित होगी। इसके विपरीत जब वह कहते हैं कि उनके फरसे की कठोर आवाज तो गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देती है, तब वह अपनी ही बात को विरोध करते हुए दिखाई देते। तो एक तरफ वो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा, और दूसरी तरफ अपनी फरसे की आवाज से वो गर्भस्थ शिशु को भी मार चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनकी बात में विरोधाभास है। ये चीज, भाई बच्चे तो दोनों हैं, गर्भ के अंदर का बच्चा हो चाहे बाहर बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है ना। तो एक तरफ वो लक्ष्मण को बच्चा समझ के नहीं मार रहे और दूसरी तरफ गर्भ के अंदर के बच्चे को उन्होंने फरसे की आवाज से ही मार दिया। अतः परशुराम का वक्तव्य असमानता और विरोधाभास प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? ये किसका बोध करा रही हैं? मुरझा रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं, ये हमें यहाँ बताना है। मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं का प्रतीक है। कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि के जीवन में नश्वरता का बोध भी हो रहा है। तो ये हमारी जो कविता थी ना, आत्मकथ्य, ये उसमें से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से वो अपना आत्मकथ्य नहीं लिखना चाह रहे, तो उनको अपने पुराने समय जो याद आ रहे हैं उसको उन्होंने क्या बताया है, जो मुरझाई पत्तियां उनको बताया है। उत्साह कविता में कवि निराला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? देखिए आप निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो फेवरेट टॉपिक है वो है बादल। उन्हें बादलों पर कविता लिखना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भी हमने बादलों की कविता देखी उत्साह में कविता में। तो यहाँ पर हमें बताना है उनका व्यक्तित्व, यानी कि उन्होंने बदलाव की तरफ जो इंडिकेशन किया है उसको लेकर हमें बताना है। तो देखिए क्या है, उत्साह कविता में कवि निराला द्वारा बादलों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है, जो उनके प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बादलों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने के द्वारा उनके विरोधी व्यक्तित्व का भी पता चलता है। तो इन्होंने जहां पर इस कविता में प्राकृतिक बदलाव के किसे जो है इन्होंने इंडिकेशन किया है समाज में फैली बुराइयों का बदलाव करने के लिए, वो चीज बोली है उन्होंने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो विद्रोही हैं, वो विद्रोह करते हैं कि अगर कहीं गलत होता है वो तो चुप नहीं बैठते और उसके बदले में विद्रोह करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने आप को अन्य क्यों बता रहा है? ऐसा कहने के पीछे कवि का किस प्रकार का भाव छिपा है? तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कवि ने अपने आप को कोई और क्यों बताया है। तो क्या है, कवि अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण अधिकांश समय अपने घर से दूर रहता है।
जिस कारण से वह बालक के लिए अपरिचित सा हो गया था। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों बाद घर लौटा। अपनी इसी स्थिति के कारण वह स्वयं को अन्य बता रहा है, जो उसके अंतर मन की पीड़ा, व्यथा और विवस्था को प्रदर्शित करती है। तो अब क्या है, एक छोटा सा बालक, अच्छा ये तो हम बता दें, ये जो हमारे पास में कविता आई है ये है दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो अगर उसके सामने अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद आता है तो उसके लिए अपरिचित होता है। तो कभी भी क्या है, वो घर पर नहीं रहता, वो बाहर रहते हैं। तो जब वो बच्चे के सामने आते हैं तो वो उनके लिए अपरिचित है, क्योंकि बच्चा उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अन्य बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 13। क्या दिया है, पूरक पाठ्य पुस्तिका के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसके अध्यायों में से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्ड लिमिट है आपकी 50 to 60 वर्ड, और एक प्रश्न होगा हमारा 4 मार्क्स का। ठीक है, कितना होगा, 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन हमारा ये कितना हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा बारात कैसे निकाली जाती थी, उसके द्वारा सजाई गई बारात तथा शादी के कार्यक्रम का वर्णन करते हुए माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बाबूजी उनके इस कार्यक्रम में किस तरह सम्मिलित होते थे। छोटों के प्रति बाबूजी के प्रेम के इस उदाहरण से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो माता के अंचल पाठ में क्या था ना, भोलानाथ अपने मित्रों के साथ जो है वो एक बारात का खेल भी करते थे। तो बारात के खेल में देखिए किस तरीके से चूहेदानी का, पालकी का, पर्दे का सब इस्तेमाल होता है, वो आपको यहाँ डिटेल में बताना है। फिर उसके बाद बाबूजी किस तरीके से आखिर में शामिल होते थे, वो आकर जो है वो पालकी का घूंघट उठा दिया करते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी हैं। तो देखिए आंसर कैसे कर रहे हैं हम। बच्चे कनस्तर का तंबूरा बजाकर, शहनाई बजाकर व टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बारात निकालते। बच्चे स्वयं समधी बनकर बकरे पर चढ़कर चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। ठीक है, तो समधी बनते थे और एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। आंगन तक जाकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी भी इस कार्यक्रम में शामिल होते। वह जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते, तब सभी बच्चे हंसकर भाग जाते थे। बाबूजी का इस तरह छोटों के प्रति प्रेम उनके असीम वात्सल्य को दर्शाता है। वह भोले भाले व स्नेही व्यक्ति थे, तभी वह बच्चों के नाटक में सम्मिलित होते थे और कभी प्रसन्न होकर बच्चों के खेल देखा करते थे। तो इस तरीके से इसका पूरा वर्णन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। हम कहीं पर भी घूमने जाएं तो ये हमें हर अलग अलग प्रांत की संस्कृतियों को बारे में हमें समझाती हैं, बताती हैं कि कैसी वहाँ पर रीति हैं, रिवाज हैं, वहाँ के लोगों के रहने, खाने पीने, हर चीज़ के ढंग के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये कथन हम किसके आधार पर बताना है, साना साना पाठ जोड़ी के आधार, हाथ जोड़ी के आधार पर। तो कहाँ लेखिका गई क्या कहते हैं घूमने के लिए, गैंगटॉक वगैरह, तो वहाँ पर कितना कुछ देखती हैं, सब करती हैं ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको उसके आधार पर बतानी है। तो देखिए क्या है, उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है। लेखिका जब सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से होते हुए विभिन्न पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करती हैं, तो वह केवल वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से ही नहीं परिचित होती, बल्कि वहाँ की भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताओं वहाँ के जीवन की विषमताओं से भी परिचित होती हैं। अपनी यात्रा के दौरान ही लेखिका को यूथोंग में एक स्थान पर कतार में लगी हुई बौद्ध पताकाओं के महत्व से परिचित होती हैं, जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती हैं। तो किस तरीके से वहाँ की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो जाती, भाई भाषा जानी, रीति रिवाज जाने, खान पान जाने, फिर वहाँ की अब जो आपकी परंपराएं हैं वो जान रही हैं कि किस तरीके से एक बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो कैसे वहाँ पर पताकाएं फहराई जाती हैं।
इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर लेखिका को वहां के लोगों की इस मान्यता का पता चलता है कि खेदुम नामक देवी देवताओं के निवास स्थान पर गंदगी फैलाने से गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई वहां भाई पवित्र स्थान है, गंदगी फैलाएगा तो वहां पर मृत्यु हो जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का एक अच्छा माध्यम भी हैं। मतलब ये हमें अपनी संस्कृति से भी परिचित कराती हैं। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है गा। हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के अंतः व बाह ये दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? तो अब क्या है, पार्ट है मैं क्यों लिखता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब अणु बम गिराया गया तो उसके क्या परिणाम हुए, ये लेखक ने जो है जब अखबार में पढ़ा तो उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ा कि वो उसके बारे में कुछ कविताएं वगैरह लिख पाते, उन्होंने लेख लिखा छोड़ दिया। लेकिन जब वो गए, क्या कहते हैं, कहाँ, हिरोशिमा गए, वहां पर देखा, तो अब वो जो एक बाह्य दबाव तो पड़ रहा था, वो था कि लोगों का प्रेशर था कि आप लिखिए, उनकी जीविका चलानी थी, तो वो एक बाह्य प्रेशर था, तो इसलिए उन्होंने लिखा उसके बारे में लेख वगैरह। लेकिन जब वो हिरोशिमा गए और वहां पर लोगों को देखा, तब उनके अंदर अंतः प्रेशर, अंतः दबाव पड़ा कि वो अब इसके ऊपर कविता भी लिखे। तो कविता जो है उन्होंने पूरी भावनाओं के साथ लिखा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कवि पे अंतः और बाह्य दोनों ही दबाव पड़ते हैं। तो ये आपको बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर, हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती हुई भावों और शब्दों में जीवंत हो उठती है, यानी कि उनके मन के भाव जो है वो शब्दों के जरिए निकलकर बाहर आ जाते हैं। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु अपनी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अणु बम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन में सामने आ गया। जब उन्होंने वो देखा वहां जाकर, तब उनके मन में वो दर्द उत्पन्न हुआ। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी गई कविता अंतः दबाव का परिणाम थी। तो कविता कैसी थी, वो अंतः दबाव का परिणाम थी। बाह्य दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दिया। तो बाह्य दबाव क्या था, भैया वहां से लौट के आए हो, कुछ तो लिखो, लेकिन जब नहीं लिखा तो फिर ये प्रेशर हुआ था कि आप लिखिए। ये खाली इतना बाह्य दबाव था। लेकिन अंतः दबाव क्या था कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हुए थे कि वहाँ के लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई थी, बहुत तकलीफ़ें झेली थी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 से लेकर 17 तक हमारे पास में जो प्रश्न हैं वो हमारे लेखन कार्य पर है। ठीक है, तो सबसे पहले 14 पर हमारे पास आ रहा है अनुच्छेद लेखन। यहाँ पर अनुच्छेद लेखन आपके 3 दिए गए हैं, 3 में से आपको कोई एक करना है और ये होगा हमारा 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का हमारा ये प्रश्न रहेगा पूरा। तो हम तीनों ही आपको बता रहे हैं, कोई एक आपको यहाँ पर करना है। तो पहला है लोकतंत्र और चुनाव। इसमें संकेत बिंदु दिए हैं, लोकतंत्र से तात्पर्य चुनाव का महत्व, और तीसरा है सही प्रतिनिधि के चुनाव से लोकतंत्र की रक्षा। तो ये 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। संकेत बिंदु के बारे में आपको पता है कि हम इन्हीं 3 का हेल्प लेकर इसका अनुच्छेद लेखन करेंगे। इनको एज अ हेडिंग हमें कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 3 में से आप जो भी ऑप्ट कर रहे हैं उसे टॉप मिडिल हेडिंग में डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ डाला है लोकतंत्र और चुनाव, उसके बाद हम पूरा नीचे लिखेंगे। देखिए क्या है, लोकतंत्र से तात्पर्य जनता के तंत्र, लोक मतलब क्या होता है, जनता होती है, तंत्र यानी जनता के शासन से। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है। जब जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है तो वह चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो जनता के नाम पर जनता के लिए शासन करता है। एक निश्चित अंतराल पर चुनाव का निरंतर संपन्न होना आवश्यक है ताकि जनता अपने प्रतिनिधि के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन कर सके। चूंकि जनता के प्रतिनिधि ही सामान्यतः शासन करते हैं, अतः उन्हें निरंकुश बनने से रोकने के लिए समय समय पर चुनाव होने आवश्यक है। जनता सही प्रतिनिधि का चुनाव करके लोकतंत्र का निर्माण एवं रक्षा करती है।
लोकतंत्र में वास्तविक संप्रभुता लोगों यानी जनता के पास ही होती है, अतः जन सामान्य के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने वाले लोगों का ही अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करे, जो न केवल बेहतर शासन प्रबंध करने में सक्षम हो बल्कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे, क्योंकि सही प्रतिनिधि के चुनाव से ही लोकतंत्र की रक्षा संभव है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे 3 संकेत बिंदु थे उन्हीं पे आधार पर हमने ये अनुच्छेद कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद जब आप लिखोगे तो एज इट इज ऐसे नहीं, और ना ही जरूरी है कि ये पूछा जाएगा, बस आपको ये पॉइंट्स देकर हम यहाँ बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार आपकी प्रैक्टिस करके लिखने की आदत पड़ जाएगी ना, तो टॉपिक कोई भी दे दो आप उन्हीं नियमों के अंदर बंध के आराम से काम कर लोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए हम तीनों आपके लिए सॉल्व करके लेके आते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर आज की जरूरत। तो यहां पर क्या है संकेत बिंदु, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर से होने वाली हानियां। तो ये 3 हमारे पास में, पहले आपको बताना है कि कंप्यूटर क्या होता है, ये सारा परिचय आप बताओगे, फिर इसकी उपयोगिता क्या है और फिर इससे होने वाले नुकसान। ये 3 चीजें ही आपको इस अनुच्छेद में लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हम टॉप हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटर आज की जरूरत, फिर उसके बाद हम अपना अनुच्छेद शुरू करेंगे। क्या है, कंप्यूटर वास्तव में विज्ञान द्वारा विकसित एक ऐसा तंत्र है जो कुछ ही क्षणों में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। हमें पता है बहुत ही बड़ी बड़ी, आप उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दे दीजिए, वो बहुत ही आसानी से कर लेता है। कंप्यूटर से मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कंप्यूटर द्वारा रेलवे टिकटों की बुकिंग बहुत आसान और समय बचाने वाली हो गई है। पहले कहाँ हम लोग जाते थे लाइन लगाने स्टेशन पे, अब क्या है घर बैठे बैठे आप अपने आप ही टिकट बुक कर लीजिए, ट्रेन का हो, फ्लाइट का हो, बस का हो, टैक्सी बुक करनी हो, सारे ही काम हम घर पे बैठे कर सकते हैं। आज किसी भी बीमारी की जांच करने, स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण करने, रक्तचाप एवं हृदय गति आदि मापने में भी इसका भरपूर प्रयोग हो रहा है। आप पैथोलॉजी में जाइए, देखिए कंप्यूटर की मदद से सारे काम होते हैं। रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरणों में कंप्यूटर का बेहतर प्रयोग उन्हें और भी उपयोगी बना रहा है। आज हवाई यात्रा में सुरक्षा का मामला हो या यान उड़ाने की प्रक्रिया, कंप्यूटर के कारण सभी जटिल कार्य सरल एवं सुगम हो गए हैं। संगीत हो या फिल्म, कंप्यूटर की मदद से इसकी गुणवत्ता को सुधारने में बहुत मदद मिलती है। कंप्यूटर से कुछ हानियां भी हैं। कंप्यूटर पर आश्रित होकर मनुष्य आलसी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है। मतलब हम कंप्यूटर से क्या है ना, अब हम फिजिकल लेवल नहीं करते। बहुत सारे लोगों का वर्क ही देखिए क्या है, कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, और इससे धीरे धीरे हमारे अंदर आलस व्याप्त हो जाता है। हम बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी वाले जो काम है वो हम करना ही नहीं चाहते हैं। कंप्यूटर के कारण बच्चे आजकल घर के बाहर खेलों में रुचि नहीं लेते, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं और इस पर गेम खेलते रहते हैं। इस कारण उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। कंप्यूटर आज जीवन की आवश्यकता बन गया है, अतः इसका सही ढंग से प्रयोग कर हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो अब जहां इतने सारे फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, हमने वो बता दिया। चलिए अब देखते हैं, तीसरा हमारे पास टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही फेमस टॉपिक है, इस पे हमें नहीं लगता कि आप लोग को कोई परेशानी आनी चाहिए। संकेत बिंदु का बस ध्यान रखिए कि आपको अंदर क्या एक्सप्लेन करना है। संकेत बिंदु क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा कैसे होती है, ये 2 चीजें आपको बतानी है। फिर इसका दुष्परिणाम क्या है और बचाव तथा उपसंहार क्या है। मतलब अब इस ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे बच सकते हैं, और उपसंहार मतलब अपनी तरफ से 1-2 लाइन आप बता दीजिए। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। समझ में आया? तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, हमने ये बता दिया कि संपूर्ण वातावरण का इसके जो है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की एक परत है जो विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तथा अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही हैं। अब वो क्या होता है, जो नहीं आनी चाहिए अब छिद्र हो जाने के कारण वो किरणें हमारे वातावरण में आ रही हैं।
परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई समुद्री तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा छाया हुआ है। मतलब ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब समाप्त होने वाली हैं, कि मतलब अब प्रजाति वो मिलेगी ही नहीं। साथ ही मनुष्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो हमारी पृथ्वी जीवन के योग्य नहीं रह जाएगी, मतलब इसमें से जीवन का नामो निशान तक मिट जाएगा। इसे रोकने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जिससे प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे। तो इस तरीके से हमने अपने जो तीनों अनुच्छेद लेखन थे फटाफट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारे पास 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से एक पत्र हमें करना है। तो एक पत्र है हमारा 5 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का हमारा एक पत्र रहेगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रश्न, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है, उसी तरीके से हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा 2 अन्य सुझाव देते हुए यातायात पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर आपको पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखना है जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करते हुए, और साथ ही आपको अपनी तरफ से 2 सुझाव भी देने हैं, ठीक है। तो सबसे अब आपको ये हमें समझ में आ गया कि एक ऑफिस में देना है हमें, हम जिनको नहीं जानते हैं, तो ये एक औपचारिक पत्र है। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, यातायात पुलिस आयुक्त, क्योंकि हम उनको लिख रहे हैं, कहाँ है, दरियागंज दिल्ली में। उसके बाद डेट डालेंगे, डेट का फॉर्मेट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, औपचारिक अनौपचारिक दोनों जगह डेट का फॉर्मेट अलग रहता है। तो यहाँ पर औपचारिक पत्रों में इस तरीके से डेट पड़ती है। अच्छा एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो हम यहाँ क्रॉस करके सन लगाते हैं ना, ये आपको क्रॉस नहीं लगाना। आपका पेपर 2023 में होगा तो आप 2023 ही डालेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आता है औपचारिक पत्रों में विषय कंपलसरी होता है। लिखा, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु, इसीलिए हम पत्र लिख रहे हैं, हमने लिख दिया। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम अपना जो अंदर का मैटर है। क्या है, महोदय। हमेशा आप सम्माननीय शब्दों के साथ ही शुरू करेंगे। ध्यान रखिए कि जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके लिंग के अनुसार ही उनके सम्माननीय शब्द होंगे। अगर स्त्रीलिंग है तो महोदया, अगर पुल्लिंग है तो महोदय के साथ हम इसको करेंगे। अब क्या है, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वाहन चालक यातायात के नियमों का खुला उल्लंघन करते हैं। सड़क पर प्रायः ट्रैफिक बत्तियों यानी कि ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं की व्यवस्था तो है, परंतु जल्द व तीव्र गति से वाहन चलाने वाले लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते। हम भी देखते हैं, हम भी जब आते जाते हैं कहीं तो देखते हैं बहुत सारे लोग हैं कि इन ट्रैफिक लाइट्स का तो कहीं उनको पालन ही नहीं करना। अगर जल्दी है, लाइट रेड है, कोई बात नहीं, वो अपना किनारे से निकल गए, कोई वो नहीं है, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इस कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं ताकि यातायात के नियमों का उल्लंघन रोका जा सके। क्या है, पहला है, प्रातः 8 से 12 बजे तक तथा शाम से 5 से 8 बजे तक सभी व्यस्त चौराहों पर यातायात के पुलिस सिपाही रहें व नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान करें। तो ये 2 समय ऐसे होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के, जिस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि इस समय ऑफिस जाने वालों का और शाम को ऑफिस से घर लौटने वालों का बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, जिस वजह से आप इन टाइम्स में अगर इन चौराहों पे लाइट के साथ साथ, लाइट तो है अपनी जगह, कुछ सिपाही भी खड़े कर देंगे तो अगर जो उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको पकड़ने में आसानी रहेगी। दूसरा सुझाव है, चलते हुए वाहन में ड्राइवर द्वारा मोबाइल से बात करने पर तुरंत चालान कर देना चाहिए। ऐसा 1 से अधिक बार होने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो करी जाती है, ड्राइव करते समय मोबाइल का इस्तेमाल। इससे ध्यान भटकता है, एक्सीडेंट होता है, आप अपनी गाड़ी संभाल लेते हो, दूसरा उससे बिगड़ जाता है, वो उसको चोट आती है, तो आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को चोट लगती है। तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर किसी
का ऐसा करते पाया जाए तो सबसे पहले उसका चालान काटा जाए, और अगर वो 2 बार से ज़्यादा करता है या 3 बार ज़्यादा करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसा 2 सुझाव दिए। अब क्या, अतः आपसे अनुरोध है यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। धन्यवाद, भवदीय काखागा। अब यहाँ काखागा की जगह आप अपना नाम डालेंगे। हमेशा पत्र में बोलती हूँ, डेट उसी दिन की पढ़ेगी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, और दूसरी चीज, नाम हमेशा आपका रहेगा। इन चीजों पर बहुत खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अब अथवा करके, ठीक है। 2 पत्र थे, दोनों में से एक करना था। दूसरा पत्र है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा पत्र है। अपने छोटे भाई बहन ने एक आवासीय विद्यालय में 1 माह पूर्व ही प्रवेश लिया है। उनको अपने मित्रों के चुनाव में सावधानी बरतने के लिए समझाते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब आपका छोटा भाई या छोटी बहन ने एक हॉस्टल में, आवासीय विद्यालय मतलब हॉस्टल में उसने अभी अभी एडमिशन लिया है, गया है 1 महीने पहले। तो अब आपको ये बताना है कि जब आप अपने दोस्तों का चुनाव करें तो बहुत सावधानी से आपको चुनाव करना है। कहते हैं ना, संगति बुरी हुई तो जीवन बिगड़ जाता है, तो इसलिए संगति हमें बहुत अच्छी ढूंढनी है। ये सावधानी आपको अपने छोटे भाई या बहन को बताना है। अब चूंकि हम छोटे भाई या बहन को बता रहे हैं तो ये हम क्या है, हमारे परिचित में है, रिश्तेदार में है, तो ये एक अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना पता, क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर हम अपना पता देंगे। हम ये नहीं कह रहे पूरा पोस्टल एड्रेस लिखिए, मगर अपना इनिशियल एड्रेस तो आप ऊपर ही लिखेंगे। देखिए क्या है, हम कहाँ रहते हैं, दरियागंज लखनऊ में। फिर है दिनांक 9 मार्च 2000। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि डेट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा रहेगा, क्या है, 9 मार्च 2000। इस तरीके से अनौपचारिक पत्र में रहता है। फिर है, छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय अनुज। नेक्स्ट क्या है, स्नेह, छोटा है तो उसे हम प्यार देते हुए लिखेंगे। आशा करता हूं तुम सकुशल होगे। छात्रावास में प्रवेश के लिए तुम्हें 1 महीना हो गया है। अब तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी, परंतु साथ ही तुम्हें एक मित्र की आवश्यकता भी महसूस हो रही होगी। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है। मित्र के बिना जीवन अधूरा है और निसार प्रतीत होता है। मतलब एक फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंट वो बता रहा है। फिर है, एक सच्चा मित्र हमारे जीवन में खुशियों से भर देता है। विपत्ति के समय मित्र हमें सहारा देकर हमारा मनोबल बढ़ाता है। वह हमें कुसंग के ज्वर से बचाता है, यानी कि बुरी चीजों के साथ में आने से बचाता है। मित्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण ही उसके चुनाव में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक मित्र अगर इतने सारे काम करता है तो जब उसे हम चयन करेंगे तो उसकी सावधानी हमें बरतनी होगी। इसीलिए मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारा जीवन भर साथ दे, जिसके पास ना होने पर हम उसकी कमी महसूस करें, जो हमें विपत्तियों से निकालने में सहायता करे। अतः जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए हमें मित्र का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान में रखकर अच्छे मित्र का चुनाव करोगे। घर पर सब कुशल है। माताजी तथा पिताजी की ओर से आशीर्वाद। मतलब अब माता पिता के साथ हम रह रहे हैं तो हम अब माता पिताजी की तरफ से उनको आशीर्वाद भेज रहे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई काका का। नीचे अपना नाम आप दे दोगे। तो ये हो गए हमारे दोनों पत्र, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, एक स्ववृत्त है, एक ईमेल है। दोनों को हमें ध्यान से, दोनों में से कोई एक चीज करनी है। क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करती है, अतः उसे भेजने के लिए अपना बायोडेटा तैयार कीजिए। अब यहाँ पर हमें अपना स्ववृत्त तैयार करना है। ये है हमारा 5 मार्क्स का। दोनों में से आप जो भी एक करोगे वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो स्ववृत्त का आपको फॉर्मेट पता है कि सबसे पहले आप अपना जो अपना परिचय हो वो आप देंगे। अपना नाम, पिता का नाम, जैसे नाम है अजय, पिता का नाम श्री अक्षय, माँ का नाम श्रीमती नीरा, जन्म तिथि 4/12/1990, वर्तमान पता 65 विकास नगर पानीपत, स्थानीय पता भी वही है, वास्तविक पता और स्थानीय पता अलग अलग है। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए, मोबाइल नंबर है तो वो दीजिए, फिर ईमेल एड्रेस।
ईमेल एड्रेस हमेशा जब भी आप डालोगे तो ध्यान रखना अपने नाम के साथ ही डालना। जैसे इसका नाम अजय था तो यहाँ पे उसने अजय करके ही अपना ईमेल एड्रेस, तो आप जो भी अपना नाम डालेंगे उसी के हिसाब से आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यताएं, क्योंकि जैसे आपने अपना परिचय दिया उसके बाद अब चूंकि बायोडाटा बना रहे हैं तो आपकी एजुकेशन क्या रही आप इस बारे में बताएंगे। क्या है, सबसे पहले हम एजुकेशन इस तरीके से ग्राफ बना के ही आप पूरी तालिका बनाकर ही आप इसको प्रेजेंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले 10th से शुरू करेंगे। तो पहला है 10वीं, CBSE से आपने करा है, आपके विषय रहे हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, संस्कृत और संगीत। आपने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास में किया है, 88% यानी कि 88% आपके मार्क्स आए हैं। फिर है आपने 12th यानी 12वीं किया है, CBSE, आपके विषय रहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और संगीत। आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है और 91% आपके मार्क्स रहे हैं। फिर आते हैं स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, पंजाब विश्वविद्यालय से किया, आपके विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित। प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया है आपने और 93% आपके अंक रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं अन्य संबंधित जो हैं आपकी योग्यताएं। इसके अलावा भाई ये तो शैक्षणिक, इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं तो उन्हें आप लिखोगे। क्या है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है आपके पास में और अंग्रेजी व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। अब यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप के लिए दिया है तो यहाँ पर आपको रेफरेंस लोगों का देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम कहीं पर क्या कहते हैं वो देते हैं जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो हम लोगों का रेफरेंस देते हैं, उस जगह हम प्रोफेसर या टीचर्स के बारे में लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो हमने ये ऐड नहीं किया। फिर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे अजय, तिथि डालेंगे जिस डेट को भी आप ये बायोडाटा रेडी कर रहे हो। तो यहाँ से ये बायोडाटा आप रेडी कब कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन डेट की, तो डेट आपकी वही रहेगी। स्थान पानीपत, कहाँ पर है आप, पानीपत में है। ठीक, चलिए अब अथवा करके हम आते हैं, हमने बताया था ना एक स्ववृत्त या ईमेल में से दो में से आपको एक लिखना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा ईमेल है एक। क्या है, अपने क्षेत्र के एक पार्क विकसित करने के लिए एक ईमेल पत्र नगर निगम अधिकारी को लिखना है। अब आपके क्षेत्र में आप चाहते हैं कि एक पार्क विकसित हो, क्योंकि लोगों को सुबह टहलने, बच्चों को खेलने, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। इससे वातावरण भी बहुत स्वच्छ हो जाएगा, वायु वहाँ की स्वच्छ हो जाएगी। तो इसके लिए आप एक नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे, ईमेल डालेंगे। अब ईमेल में आप सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, आप भेज रहे हैं, तो आप क्या है फ्रॉम, तो वो क्या होगा, प्रेषक। तो इस जगह जब भी आप, अब आपका जो भी नाम हो, तो ईमेल एड्रेस में आपको ध्यान देना है आपके नेम के अकॉर्डिंग ही इसका ईमेल रहेगा, जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं टू, अब आप जिसको भेज रहे हो वो कौन है, प्रेषिती या पेशकर्ता। तो यहाँ पर अब आप किसको लिख रहे हो, नगर निगम अधिकारी को, तो वो कौन है, MCD। तो अब आपके एरिया में जो भी नगर निगम जिस भी नाम से है आप वो डाल दोगे। ठीक है, @.com, तो @gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, जो कुछ भी है आप उसको करके ईमेल एड्रेस बना दोगे। फिर आते हैं, अब इसके नीचे से हमारा पूरा जो फॉर्मेट है वो एक औपचारिक पत्र की तरह हो जाता है। विषय लिखिए, किस विषय में आप इसको लिख रहे हैं। विषय है क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु है। कैसे लिखेंगे, निगम उद्यान अधिकारी महोदय, मैं वाराणसी जिले के हैप्पी होम कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास नगर निगम का कोई उद्यान या पार्क नहीं है। पार्क ना होने के कारण इस क्षेत्र में नागरिक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि पार्क की वजह से ही वायु शुद्ध मिलती है और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते। स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे और पार्कों का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए हम सभी प्रबुद्ध नागरिक आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। पार्क के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। पार्क विकसित कराने की उचित कार्यवाही शुरू करने की कृपा करें, इसके लिए आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, भवदीय आबासा। तो यहाँ पर नीचे आबासा की जगह आपको क्या लिखना है, अपना नाम। तो यहाँ पर हो गया। अब इस तरीके से ईमेल कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 17 यानी प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न पर। यहाँ पर हमारे सामने 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों विज्ञापन में से हमें एक करना है। एक विज्ञापन और एक हमारे सामने
संदेश दिया गया है। चलिए देखिए क्या है। तो ये हमारा हो गया 4 मार्क्स का। यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें देखना है आप सिक्योरिटी सर्विस कंपनी चलाते हैं, आपकी सिविल सुपरवाइजर की गार्ड की आवश्यकता है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अब आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी हम विज्ञापन लिखेंगे एक ब्लॉक में ही इसको रेडी करेंगे। हमेशा विज्ञापन हमेशा एक ब्लॉक में रेडी किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर आवश्यकता है गार्ड की, तो सबसे ऊपर आप डालेंगे क्या, आवश्यकता। किसको चाहिए, सिक्योरिटी सर्विस कंपनी को आवश्यकता है। किसको चाहिए, सिक्योरिटी सर्विस कंपनी को एक गार्ड की। अब सिक्योरिटी सर्विस जो कंपनी होती है वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। वहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं हमको सिक्योरिटी दीजिए, तो अब वहाँ पे उनको एक गार्ड चाहिए। वहाँ पर किसी ने मांगा होगा, उनके पास नहीं है गार्ड, तो उसके लिए वो मांग रहे हैं सिविल सुपरवाइजर गार्ड की। अब उसके लिए उसकी योग्यताएं आपको छापनी पड़ेंगी। 10वीं पास हो, ईमानदार एवं परिश्रमी हो, 7,000 से 8,000 रुपये मासिक वेतन उसे दिया जाएगा। 6 महीने का उसको अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। आवास एवं भोजन की सुविधा है। अब उसकी योग्यता क्या है और उसे क्या मिलने वाला है, ये दोनों चीजें हमने बता दी। अब चयन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का बायोडेटा आएगा, तो अब ये चयन किस आधार पर किया जाएगा, आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपकी कितनी योग्यता है, इसके आधार पर आपका चयन होगा। फिर आते हैं, अब इसके लिए हमें संपर्क कहीं करना पड़ेगा ना, कहाँ करना पड़ेगा, देखिए संपर्क करेंगे 4/13 राजौरी गार्डन दिल्ली, फ़ोन नंबर। तो इस जगह जो है हमें जो लोग भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं इसके लिए या बायोडेटा देना चाहते हैं, वो इस जगह जाकर संपर्क कर सकते हैं। सिंपल, ये इस तरीके से हमने एक विज्ञापन बना दिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या बोला था, हमें एक संदेश रेडी करना है। विज्ञापन या संदेश दोनों में से कोई एक चीज करनी है। अब संदेश क्या है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश देना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये शुभकामना संदेश जो है आप एक क्या कहते हैं, नगरवासी के तौर पे दे सकते हैं, आप कहीं के अध्यक्ष के तौर पे दे सकते हैं, जिला अध्यक्ष के तौर पे दे सकते हैं, किसी भी तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स तैयार करना है, उसके अंदर हम ये संदेश लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये संदेश किस चीज़ का है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना हेतु संदेश। तो सबसे पहले वो हम डालेंगे। अब स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त पे। हमने डेट डाल दी। कब आप दे रहे हैं, 6 बजे प्रातः, सुबह 6 बजे ये संदेश आप दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक लाइन भी लिख देते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमने ये लिख दिया। अब आप क्या संदेश दे रहे हैं वो लिखेंगे। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमें उन वीरों के बलिदान के महत्व को समझते हुए देश की आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम खुद को अपराध, भ्रष्टाचार, भय और जातिवाद से मुक्त करने का संकल्प करें। तो ये हमारा संदेश था जो हमने सभी नगरवासियों को दे दिया। अब क्या है, जय हिंद जय भारत। फिर अंकित तिवारी जिला विधायक, तो हमने क्या बताया था, आप अपना नाम लिख दो, फिर उसके नीचे आप जो भी पोस्ट आप देना चाहते हो, अगर आप अपनी पोस्ट भी नहीं देना चाहते तो खाली नाम देकर खत्म कर दो, खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये संदेश भी रेडी हो गया और हमारा क्वेश्चन पेपर भी खत्म हो गया। तो देखिए हमने कितनी जल्दी फटाफट पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। देखिए जब आपके सामने ये जो हम सैम्पल पेपर्स लेकर आ रहे हैं ना, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहली चीज़ है आपका पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम के पैटर्न से हैबिचुअल हो रहे हैं। तीसरा है आप जितना लिखेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी मिस्टेक्स में सुधार होगा। आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप उतनी जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिए, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स भी लेकर आया है। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है। ये अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए रेडी करी है। जैसे अभी हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो हमारी एक बुक हो जाएगी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। जल्दी ही आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी के लिए लेकर आ रहे हैं, तो एक बुक आपकी मिल जाएगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक। ऐसे ही हमने MCQs की है, एक MCQs बुक हो जाएगी। तो अलग अलग कैटेगरीज की बुक आपके लिए रेडी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप नीचे जो है एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा इसके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।